अस्सलाम वालेकुम बच्चों। उर्दू मीडियम बराजमात दहुम, सब्जेक्ट इंग्लिश, यूनिट 2 का चैप्टर 6 वर्ल्ड हेरिटेज। प्यारे बच्चों, रहबर ईटेक मुंबई एक एजुकेशनल चैनल है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, इसके बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो यहाँ पे अपलोड होता है उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। प्यारे बच्चों, वर्ल्ड हेरिटेज दुनिया की जो हमारे पास बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं, ऐसे हैं जो कुछ कुदरती हैं, कुछ मैन मेड यानी इंसानों के बनाए गए हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे लिए कारगर हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको देख के हम लुत्फ़अंदोज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम देखकर, उसकी शाहकार बनावट को देखकर हम ताज्जुब में पड़ जाते हैं। ऐसी तमाम चीज़ों को हम हेरिटेज कहते हैं। ऐसी हेरिटेज के बारे में वर्ल्ड हेरिटेज कौन-कौन सी साइट्स को कब हेरिटेज में शामिल करता है, कैसे शामिल करता है, उनके क्या-क्या क्राइटेरियाज़ हैं, ये हम यहाँ पर देखेंगे। जैसे कि वर्ल्ड हेरिटेज चैप्टर है, चलिए देखते हैं हम पहला पैराग्राफ। A World Heritage Site is a site determined by the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, जिसका शॉर्ट फॉर्म यूनेस्को है, to have significant cultural or natural importance to humanity. A World Heritage यानी कि एक दुनिया का जो ऐसा विरसा है, साइट यानी कि हिस्सा, इज अ साइट डिटरमाइंड बाय, जिसको तयन किया करता है कौन? बाय द यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि दुनिया भर में ऐसे कौन कौन से विरसे हैं जिनको हम दुनियावी विरसे में शामिल करेंगे, ये काम यूनेस्को करता है। अपनी तालीमी, साइंटिफिक और कल्चरली सकाफती ऑर्गेनाइजेशन है। हैव सिग्निफिकेंट कल्चरल और नेचुरल इम्पोर्टेंस टू ह्यूमैनिटी, जिसका अहमियत होता है, सिग्निफिकेंट होता है, अहम होता है, काहे के लिए? जिसका कुछ सकाफती अहमियत होती है या कुदरती अहमियत होती है। किसके लिए? इंसानियत के लिए। As such, the sites are protected and maintained by the International World Heritage Program, which is administered by UNESCO, World Heritage Committee। और ऐसी जो साइट्स होती हैं, ऐसे जो मनाजर होते हैं, आर प्रोटेक्टेड बाय, किनके जरिए हिफाजत करते हैं? प्रोटेक्टेड बाय, हिफाजत करते हैं, एंड मेंटेन्ड बाय, मेंटेन किया जाता है बाय द इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी, है ना, दुनिया की जो बैनुल अक़वामी कमिटी है, विच इज एडमिनिस्टर्ड बाय, जिनके ऊपर किसका एडमिनिस्ट्रेशन होता है? एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ज़ेर इंतज़ाम, किसके ज़ेर इंतज़ाम होते हैं? बाय द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। Because World Heritage Sites are places that are significant culturally and naturally, they are vary in type and include forests, lake, monuments, buildings and cities. क्योंकि ये जो साइट्स हैं, ये जो मनाजिर हैं, हेरिटेज विरसे जो हैं, आर प्लेसेस दैट आर सिग्निफिकेंट, यानी कि सिग्निफिकेंट है, अहमियत के हामिल हैं। किसके लिए? सकाफती एंड नेचुरली, कुदरती तौर पर। दे वेरी, उनमें फ़र्क हो सकता है, वो मुख्तलिफ हैं, अलग अलग टाइप के हैं। इन टाइप, है ना, कैसे? इसमें क्या क्या आते हैं? जंगलात आते हैं, लेक्स आते हैं, मॉन्यूमेंट्स आते हैं यानी तालाब आते हैं, यादगारें आती हैं यानी किसी की यादगार में जो बनाया गया, जैसे कि ताजमहल, ठीक है, बिल्डिंग्स एंड सिटीज ईटीसी वगैरह वगैरह। World Heritage Sites can also be combination of both cultural and natural areas. कुछ साइट्स ऐसे हैं जो सकाफती हैं और कुछ ऐसे हैं जो कुदरती हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो दोनों से मिलकर बने हुए हैं, यानी सकाफती प्लस कुदरती दोनों भी हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि माउंट हुआंगशान इन चाइना, चाइना के अंदर एक माउंट हुआंगशान है, यानी कि एक पहाड़ है, इज अ साइट, एक ऐसा साइट है विथ सिग्निफिकेंस, जिसकी अहमियत है टू ह्यूमन कल्चर, इंसानी कल्चर के लिए। बिकॉज, क्योंकि इट प्लेड अ रोल, क्योंकि उसका एक अहम रोल है, एक अहम किरदार है इन हिस्टोरिकल चाइनीज आर्ट एंड लिटरेचर, चाइना के फन और अदब में उसकी एक अहमियत है। द माउंटेन इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट, ये जो माउंटेन है ये ऑल्सो सिग्निफिकेंट क्यों है? एक और अहमियत है इसकी, बिकॉज ऑफ इट्स फिजिकल लैंडस्केप कैरेक्टरिस्टिक, उसकी जो बनावट है उसकी वजह से भी ये बहुत अहमियत का हामिल है। हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की तारीख क्या है? Although the idea of protecting cultural and natural heritage sites around the world began in the early 20th century, अगरचे
ये दुनिया की जो कल्चरल यानी सकाफती और कुदरती हेरिटेज साइट जो विरसे हैं, इनको बचाने के लिए इसकी शुरुआत हो चुकी थी 20वीं सदी के शुरुआत में ही। मोमेंटम फॉर इट्स एक्चुअल क्रिएशन वाज नॉट अंटिल द 1950s, लेकिन इसको शुरुआत करने की जो मोमेंटम है, शुरुआत है, वो 1950s तक तो हुई नहीं थी। इन 1954 1954 में पहली मर्तबा इजिप्ट स्टार्टेड प्लान्स टू बिल्ड द आसवान हाई डैम। 1954 में इजिप्ट ने, मिस्र ने प्लान किया, एक मंसूबा बनाया टू बिल्ड एन आसवान हाई डैम, आसवान नाम का एक ऊंचा डैम बनाए, टू कलेक्ट, जिसमें वो जमा कर सके, एंड कंट्रोल वाटर फ्रॉम, क्या कर सके, पानी को जमा कर सके, फ्रॉम द नील रिवर, जाके नील रिवर से आने वाले पानी को वो रोक सके। द इनिशियल प्लान पर जो शुरुआती मंसूबा था फॉर द डैम्स कंस्ट्रक्शन, जिसमें एक डैम को बनाना था, वुड हैव फ्लडेड, लेकिन उसकी वजह से क्या हो गया, फ्लड आ गया, सैलाब आ गया। द वैली, पूरी वैली जो वादी थी, कंटेनिंग द अबू सिंबल टेम्पल, जिसके अंदर, उस वाली के अंदर एक अबू सिंबल टेम्पल था, जो टेम्पल पुराने विरसे में से था, एंड स्कोर्स ऑफ एंशियंट इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स, और उसके अंदर, सॉरी, उसके अंदर इजिप्शियन आर्टिफैक्ट्स थे, जिसके अंदर उसमें बहुत सारे नवादरात थे, यानी कि मिस्री नवादरात, यानी कि उनके जो क्या बोल सकते हैं हम उसको, उनके नवादरात यानी उनकी जो चीज़ें थी पुराने ज़माने की, जिनको उनकी हिस्ट्री में यूज़ हुआ था, उनकी हिस्ट्री के अंदर कहीं ना कहीं से उसका ताल्लुक था, ऐसे नवादरात सब का सब नुकसान हो गया उस सैलाब की वजह से। टू प्रोटेक्ट द टेम्पल्स एंड आर्टिफैक्ट्स, तो इस तरह से टेम्पल और आर्टिफैक्ट्स को बचाने के लिए यूनेस्को लॉन्च्ड एन इंटरनेशनल कैंपेन इन 1959। यूनेस्को ने एक बैनुल-अक़वामी कैंपेन शुरू किया, बैनुल-अक़वामी मुहिम शुरू की 1959 में, 1959 में, दैट कॉल्ड फॉर द डिसमेंटलिंग, काय के लिए, खत्म करना, एंड मूवमेंट, एक तहरीक चलाई, ऑफ द टेम्पल्स टू हायर ग्राउंड, एक ऊंचे सतह पर एक मुहिम चलाई, काय के लिए, एक ऐसी चीजें जिसको, जो मतलब पुरानी हो चुकी हैं, बोसीदा हो चुकी हैं, उनको खत्म करने के लिए। द प्रोजेक्ट कॉस्ट एन एस्टिमेटेड $80 million यूएस में, $40 million ऑफ विच केम फ्रॉम 50 डिफरेंट कंट्रीज। इस प्रोजेक्ट को अमल में लाने के लिए यूनेस्को को जरूरत थी यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स के $80 million की, जिसमें से $40 million केम फ्रॉम 50 डिफरेंट कंट्रीज, अलग अलग मुल्कों ने, अलग अलग 50 मुल्कों ने मिलकर $40 million डोनेट किया। बिकॉज ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस, अब यहाँ पे प्रोजेक्ट सक्सेस हुआ, यूनेस्को एंड द इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट्स एंड साइट्स इनिशिएटेड अ ड्राफ्ट कन्वेंशन टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज। यहाँ से यूनेस्को ने शुरुआत की, एन इंटरनेशनल काउंसिल, एक ऐसी काउंसिल जो बैनुल अक़वामी हो, ऑन मॉन्यूमेंट्स यानी इमारतों पर, यादगारों पर, एंड साइट्स इनिशिएटेड, और शुरुआत की, अ ड्राफ्ट कन्वेंशन, ड्राफ्ट कन्वेंशन एक रिवायती तरीके से, टू क्रिएट एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटेक्टिंग कल्चरल हेरिटेज, ताकि वो क्या कर सके कि जो पुराने हेरिटेज हैं, उस कमेटी के जरिए पुराने हेरिटेज को बचा के रखा जा सके। शॉर्टली देर आफ्टर इन 1965, जल्द ही 1965 में, अ व्हाइट हाउस कॉन्फ्रेंस इन द यूनाइटेड स्टेट्स कॉल्ड, व्हाइट हाउस में एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई फॉर अ वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट, ताकि एक वर्ल्ड हेरिटेज ट्रस्ट बनाया जा सके, to protect historic and cultural sites but to also protect the world's significant cultural and scenic sites। इनका मकसद क्या था कि वो एक ऐसा ट्रस्ट बनाए टू प्रोटेक्ट हिस्टोरिक, जो तारीखी और सकाफती साइट्स, मनाजिर को सेव कर सके, बचा सके, वर्ल्ड सिग्निफिकेंट नेचुरल, कुदरती और सीनिक साइट्स यानी कुदरती मनाजिर वाले साइट्स को महफूज किया जा सके, बचा के रखा जा सके। फाइनली इन 1968, आखिरकार 1968 में, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट डेवलप्ड सिमिलर गोल्स एंड प्रेजेंटेड देम एट द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम। आखिरकार क्या हुआ 1968 में, द इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट, एक दूसरी कमेटी जिसका नाम था इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल डेवलपमेंट, इन्होंने भी सिमिलर गोल्स यानी सेम मकासद के तहत एक प्लान किया, और उस प्लान को प्रेजेंटेड, पेश किया, कहाँ पेश किया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन एनवायरनमेंट इन स्टॉकहोम, स्वीडन, इन 1972। तो ये कहाँ पर पेश किया गया, स्वीडन में 1972 में, स्टॉकहोम के अंदर। फॉलोइंग द प्रेजेंटेशन ऑफ दीज गोल्स, इसी सब
चीज़ों की पेशकश करते हुए द कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज वॉज अडॉप्टेड बाय यूनेस्को। तो इस कमेटी को यानी रिवायती कंसर्निंग द प्रोटेक्शन, इस पर मतलब पुरानी जो चीज़ें थी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस प्रोग्राम को यूनेस्को ने क्या किया, एडॉप्ट कर लिया, अपने अंडर में ले लिया। जनरल कॉन्फ्रेंस कब, ऑन 16 ऑफ नवंबर 1972, 16 नवंबर 1972 को, जो कि एक जनरल कॉन्फ्रेंस में तय हुआ। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। अब वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या है? Today, the World Heritage Committee is the main group responsible for establishing which site will be listed as a UNESCO World Heritage Site. आज वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ये मेन जिम्मेदार कमेटी है, काहे के लिए? कायम करने के लिए। किस चीज़ को कायम करने के लिए? कि कौन सी चीज़ को हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करेंगे। दिस कमेटी मीट्स वंस अ ईयर, ये कमेटी साल में एक मरतबा मिलती है। एंड कंसिस्ट ऑफ representatives from 21 states parties that are elected for 6 years term by the World Heritage Center's General Assembly. वर्ल्ड हेरिटेज की जो सेंटर के जनरल असेंबली है, ये लोग तय करते हैं कि कौन कौन से लोग इस कमेटी के मेंबर्स होंगे। और इस कमेटी के अंदर 21 अलग अलग स्टेट पार्टीज़ के, अलग अलग रियासती हुकूमत के पार्टीज़ के मेंबर्स इसके अंदर होते हैं। और कौन इसके अंदर रहेगा ये जनरल असेंबली तय करती है। और जो एक बार इलेक्ट हो जाता है वो इस कमेटी में 6 साल तक रहता है। The state parties are then responsible for identifying and nominating new sites within their territory. The state parties are then responsible. उसके बाद जिनका सिलेक्शन हो जाता है फिर वो जिम्मेदार बन जाते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग, क्या करने के लिए? शनाख्त करने के लिए। और फिर क्या करने के लिए? नामजद करने के लिए न्यू साइट्स विद इन their टेरिटरी, उनके खित्ते में, टू बी कंसीडर्ड फॉर इंक्लूजन ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। इसमें जितने लोगों को शामिल किया जाता है ये उनका काम होता है कि वो अपनी टेरिटरी के अंदर तलाश करें कौन कौन से मॉन्यूमेंट्स, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स, कौन कौन से साइट्स ऐसी हैं जिसको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर सकते हैं। इनका काम होता है, ठीक है, मतलब शामिल करना या निकालना, ये जिम्मेदारी इनकी होती है। अब बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट, कोई भी साइट वर्ल्ड हेरिटेज कैसे बनता है? देयर आर 5 स्टेप्स, इसके अंदर 5 अलग अलग स्टेप्स हैं इन बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के लिए 5 अलग अलग तरीके हैं। नंबर 1, द फर्स्ट ऑफ विच इज फॉर अ कंट्री और स्टेट पार्टी टू टेक एन इन्वेंट्री ऑफ इट्स सिग्निफिकेंट कल्चरल एंड नेचुरल साइट्स। पहली मर्तबा तो इब्तदाई तौर पर उनको क्या करना पड़ता है? इट्स सिग्निफिकेंट, मतलब जिसको अगर किसी स्टेट पार्टी ने बयान किया कि भाई एक चीज़ हमारे यहाँ पर है, इसको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करना चाहते हैं, तो उसके लिए उनको पहले पेश करना पड़ेगा कि उसकी खासियत क्या है, वो सकाफती या कुदरती साइट है कैसे, उसकी अहमियत बयान करनी पड़ेगी। दिस इज कॉल्ड द टेंटेटिव लिस्ट। तो अब यहाँ पर अगर किसी ने शामिल कर लिया तो उसका मतलब ये नहीं कि वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आ गया, इसको एक टेंटेटिव लिस्ट में लिखा जाता है। एंड इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज नॉमिनेशंस टू द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट विल नॉट बी कंसीडर्ड अनलेस द नॉमिनेटेड साइट्स वर फर्स्ट इंक्लूडेड ऑन द टेंटेटिव लिस्ट। जब तक किसी भी साइट को टेंटेटिव लिस्ट के अंदर नहीं डाला जाता तब तक उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए एग्जामिन नहीं किया जा सकता। तो पहला स्टेप ये है कि अगर कोई स्टेट पार्टीज के तहत वो तय करते हैं कि हमारे पास कोई ऐसी साइट है जिसको हम वर्ल्ड हेरिटेज साइट में डालना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो उसको उसकी टेंटेटिव लिस्ट में आना पड़ेगा। जब तक वो टेंटेटिव लिस्ट के अंदर नहीं आता है तब तक वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिए कंसीडर भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट, कंट्रीज आर देन, उसके बाद क्या है? कंट्रीज क्या करती हैं? एबल टू सेलेक्ट साइट्स फ्रॉम देयर टेंटेटिव लिस्ट। फिर उसके बाद कंट्री क्या करती हैं? टेंटेटिव लिस्ट के लिए तय करती हैं फ्रॉम देयर टेंटेटिव लिस्ट टू बी इंक्लूडेड ऑन नॉमिनेशन फाइल। फिर उसके बाद में ये टेंटेटिव लिस्ट से कुछ लोगों को निकाला जाता है और उनको नॉमिनेशन फाइल्स में डाला जाता है। सेकेंड स्टेप, द थर्ड स्टेप इज अ रिव्यू ऑफ द नॉमिनेशन फाइल बाय 2 एडवाइजरी बॉडीज कंसिस्टिंग ऑफ द इंटरनेशनल काउंसिल्स ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स एंड द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या है कि इसको, जो हमारी नॉमिनेशन फाइल होती है उसको 2 एडवाइजरी बॉडी यानी मशावरती बॉडी के साथ से थ्रू गुजारा जाता है।
अब ये इंटरनेशनल काउंसिल ऑन मॉन्यूमेंट एंड साइट्स एंड द वर्ल्ड कंजर्वेशन यूनियन के मेंबर होते हैं। हु देन मेक रिकमेंडेशन, अगर इनको लगता है कि ये जो नाम यहाँ पे अभी फिलहाल नॉमिनेशन फाइल में आया है, पहले टेंटेटिव लिस्ट में, उसके बाद नॉमिनेशन फाइल में, अब ये नॉमिनेशन फाइल को एडवाइजरी बॉडी चेक करती है। अगर उनको लगता है कि यहाँ पर जो भी जिसका भी नाम यहाँ नॉमिनेशन फाइल में है उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा सकता है, तो वो रिकमेंड करती है क्या करती है, वो उसको सिफारिश करती है टू द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो वो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी को सिफारिश करती है कि भाई इस चीज को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जाए। द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीट्स वंस अ ईयर। अब ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या है, ये एक साल में एक बार मिलती है टू रिव्यू दीज रिकमेंडेशंस। इन सिफारिशात को देखने के लिए साल में एक मरतबा मिलती है एंड डिसाइड, और फिर उसके बाद तय करती है विच साइट विल बी एडेड टू वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, और फिर तय करती है कि कौन सी चीज को हम वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल करें। द फाइनल स्टेप, उसके बाद आखिरी स्टेप होता है इज बिकमिंग अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। किसी भी चीज का मतलब पहले टेंटेटिव लिस्ट, उसके बाद में नॉमिनेशन लिस्ट, उसके बाद में सिफारिश करना, उसके बाद में यहाँ पे नॉमिनेशन के अंदर से बाहर निकलकर वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट के अंदर शामिल होने के लिए। The World Heritage Site is determined whether or not a nominated site meets at least once or one of 10 selection criteria. अब किसी भी शय को या किसी भी मॉन्यूमेंट को, किसी भी साइट को अगर वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करना है तो इनके पास इनकी 10 सिलेक्शन क्राइटेरिया होता है। सिलेक्शन क्राइटेरिया मतलब जिस पर ये क्या करते हैं, मेयार रखते हैं कि इस मेयार पर ये खरा उतर रहा है या नहीं। अब कितने मेयार इन लोगों ने रखे हैं, 10 मेयार, 10 में से एटलीस्ट एक को तो वो पहुंचना चाहिए। इफ द साइट मीट्स दीज क्राइटेरिया, अगर वो साइट इन क्राइटेरियाज को पहुंच जाते हैं, इट कैन देन बी इंस्क्राइब्ड, उसको शामिल किया जाता है ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। अगर उस मेयार पर वो खरा उतरता है तो उसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल कर लिया जाता है। Once a site goes through this process and it's chosen, it remains the property of the country. अगर एक मर्तबा कोई भी साइट वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में आ गया, वर्ल्ड हेरिटेज प्रॉपर्टी बन गया, इसका मतलब फिर द प्रॉपर्टी ऑफ द कंट्री ऑन whose territory it sits, but it also becomes considered within the international community. फिर वो रह जाती है, बाकी रह जाती है क्या, द प्रॉपर्टी, वो प्रॉपर्टी होती है उस खित्ते की। सबसे पहले तो वो मॉन्यूमेंट या वो साइट कहाँ पर है, जिस खित्ते में होगा वो उनकी मिल्कियत में होगा, लेकिन चूंकि ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है तो उसके साथ साथ ये बैनुल अक़वामी कम्युनिटी की भी उनकी भी प्रॉपर्टी होगी। ये सिर्फ उस रियासत की प्रॉपर्टी नहीं रह जाती, फिर इस पर जो हुक हक होगा वो बैनुल अक़वामी हुकूमत का भी होगा। टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, अब हम देखेंगे कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के टाइप्स कितने हैं। एज ऑफ 2009 तक देर आर 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थे दैट आर लोकेटेड इन 148 कंट्रीज, जो कि कहाँ थे, 148 अलग अलग कंट्रीज में थे मैप के हिसाब से, जिसमें से 689 ऑफ दीज साइट, जिसमें से 689 साइट जो थे वो कल्चरल थे एंड इंक्लूडेड प्लेसेस लाइक दिस सिडनी ओपेरा हाउस इन ऑस्ट्रेलिया। इसके अंदर क्या क्या शामिल थे, सिडनी ओपेरा हाउस जो ऑस्ट्रेलिया में है, एंड द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियना इन ऑस्ट्रिया, और हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियना एक ऑस्ट्रिया में है। उसके अलावा ये जो है वो सकाफती साइट है। फिर 176 नेचुरल एंड फीचर, उसके अलावा 176 साइट्स ऐसे हैं जो नेचुरल हैं, कुदरती हैं, एंड फीचर सच लोकेशंस एज द यूएस येलो स्टोन, यूनाइटेड स्टेट का येलो स्टोन, एंड ग्रैंड कैनियन नेशनल पार्क, इसमें ये नेचुरल है, कुदरती है, जिसके अंदर यूएस का येलो स्टोन और ग्रैंड कैनियन पार्क आता है। उसके बाद 25 ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर कंसीडर्ड मिक्स, और इसके अलावा 25 साइट्स ऐसी है जो मिक्स्ड है, यानी कल्चरल भी है और नेचुरल भी है। दैट इज नेचुरल एंड कल्चरल। पेरूज माचू पिचू इज वन ऑफ द, पेरू का एक माचू पिचू मॉन्यूमेंट है जिसका शुमार नेचुरल और कल्चरल दोनों में होता है। इटली हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स विद 44, सबसे ज्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इटली के पास है, उसके पास 44 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इंडिया है 36, इंडिया के पास 36 है, जिसमें से 28 कल्चरल है और 7 नेचुरल है और एक मिक्स्ड है।
World Heritage Sites. The World Heritage Committee has divided the world countries into 5 geographic zones, which includes वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने पूरी दुनिया को 5 जोग्राफियाई अलग अलग जोन्स में हिस्सों में बांट दिया है। जैसे 1 अरब अफ्रीका, 2 अरब स्टेट्स, 3 एशिया पैसिफिक जिसमें इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया एंड ओशियाना इसको भी शामिल किया गया है, चौथा यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका, और लास्ट वाला है लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन। इस तरीके से पूरे वर्ल्ड को 5 जोग्राफियाई खित्तों में बांटा गया है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के जरिए। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर। अब जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स डेंजर में रहते हैं, खतरे में आ जाते हैं, उनका क्या किया जाए? लाइक मेनी नेचुरल एंड हिस्टोरिक कल्चरल साइट्स अराउंड द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे तारीखी कल्चरल साइट्स हैं। मेनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर इन डेंजर, बहुत सारे ऐसे हैं जो खतरे में हैं, और बीइंग डिस्ट्रॉयड जो बर्बाद हो रहे हैं, और लॉस्ट ड्यू टू वॉर या जंग की वजह से जिनको नुकसान पहुंचा है, और या तो फिर पोचिंग यानी गैर कानूनी शिकार की वजह से, नेचुरल डिजास्टर्स की वजह से, कुदरती तबाहकारियों की वजह से, लाइक अर्थक्वेक जैसे कि ज़लज़ला, अनकंट्रोल्ड अर्बनाइजेशन यानी बेकाबू शहरकारी, हेवी टूरिस्ट ट्रैफिक यानी कि सयाहों का हुजूम, एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स यानी माहौलियाती अवामिल, फैक्टर्स लाइक एयर पोल्यूशन यानी कि आलूदगी एंड एसिड रेन यानी कि तेजाबी बारिश। इन तमाम चीज़ों की वजह से हमारी हेरिटेज साइट्स को नुकसान पहुंचता है। जैसे कि आप देखते होंगे, हम किसी भी हेरिटेज साइट पर जाते हैं तो वहाँ पे पान खा के थूक देते हैं, गुटखा खा के थूक देते हैं, लोग अपने प्यार का नाम वहाँ पर लिखते हैं, ETC वगैरह वगैरह। हम लोग खाना पीना खाकर वहीं पर अपने कचरा फेंक देते हैं, फिर लोगों का हुजूम वहाँ बहुत ज़्यादा आता है, लोग उसको हाथ लगाते हैं। फिर ये तो हो गया हमारा नॉर्मल चीज़ है, इसके अलावा फिर ज़लज़ला आ जाता है, जंग हो जाती है, कुदरती सैलाब आ जाता है, वगैरह वगैरह। इन तमाम चीज़ों की वजह से हमारे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको नुकसान पहुंचता है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स दैट आर इन डेंजर आर inscribed on the separate list of World Heritage Sites in Danger, which allows the World Heritage Committee to allocate resources from the World Heritage Fund to that site. अब ऐसी साइट्स यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट दैट आर इन डेंजर जो खतरे में होती हैं, आर इंस्क्राइब उनको शामिल किया जाता है ऑन अ सेपरेट लिस्ट, उनको एक सेपरेट लिस्ट में नाम लिखा जाता है ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन डेंजर, इसको लिखा जाता है वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर की लिस्ट, विच अलाउज द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जिसको जैसे वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी क्या करती है, टू एलोकेट उनको देती है क्या, रिसोर्सेज हवालाजात जराए देती है, फ्रॉम द वर्ल्ड हेरिटेज फंड टू दैट साइट, उनको हम क्या करते हैं, फंड देते हैं, वर्ल्ड हेरिटेज फंड टू दैट साइट, उनको हम फंड देते हैं ताकि वो उनको क्या कर सकें। इन एडिशन डिफरेंट प्लान्स आर पुट इनटू प्लेस, इसके साथ साथ दूसरे मंसूबे भी अमल में लाए जाते हैं टू प्रोटेक्ट, बचाने के लिए, एंड और रिस्टोर, वापस से बनाने के लिए, टू द साइट को। इफ हाउएवर अ साइट लूजेस देयर कैरेक्टरिस्टिक, अगरचे फिर भी अगर एक साइट अपनी खुसूसियात खत्म कर रही है, खो रही है, विच अलाउड फॉर इट टू बी ओरिजिनली इंक्लूडेड ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट, द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी कैन चूज टू डिलीट द साइट फ्रॉम द लिस्ट। अगर कोई साइट है वो अपनी अहमियत खो रही है, यानी कई जगह से टूट गया है, गिरने को है, नुकसान पहुंच गया है, अब उसको रिपेयर नहीं किया जा सकता, उसके ऊपर पैसा खर्च करना नुकसानदेह होगा, अगर वहाँ पे टूरिस्ट को जाने दिया जाता है तो किसी की जानी नुकसान हो सकता है, माली नुकसान हो सकता है, तो ऐसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से निकाल दिया जाता है, क्योंकि अब वो गैर बेनिफिशियल है, वो हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं है, नुकसानदेह है, तो ऐसी जगहों को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट से डिलीट कर दिया जाता है। To learn more about World Heritage Sites, visit the World Heritage Center's website at whc.unesco.org. अगर आपको इसके अलावा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की, तो आप whc.unesco.org पर जाकर इसके बारे में और भी मालूमात हासिल कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा। जज़ाकल्लाहु खैर, बहुत शुक्रिया।